हेलो दोस्तों, तो हमने अपनी लास्ट जावा की वीडियो में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को समझा था कि इफ एल्स क्या होते हैं, पैटर्न प्रॉब्लम कैसे काम करता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की कि जावा में फंक्शंस क्या होते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर जावा का कंप्लीट कोर्स चल रहा है और ये वीडियो उसी कोर्स का ही एक पार्ट है। अगर आपने उसमें से एक भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बिना देर करे हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और स्वागत है आप सबका डिजिटल टेक यात्री यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि रियल लाइफ में आप कौन कौन से फंक्शंस करते हो, तो अगर मान लीजिए कि आप खा रहे हो तो खाना क्या हुआ यहाँ पे, तो ये एक फंक्शन है। अब अगर मान लीजिए कि आप भाग रहे हो तो भागना क्या हुआ, ये भी एक फंक्शन है। फिर आप मान लीजिए कि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो ये भी एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है जिसमें आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो इस स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो अब इसी तरह हमें एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम में कोई फंक्शन इंप्लीमेंट करना हो या फिर एक स्पेसिफिक टास्क इंप्लीमेंट करना हो, तो इसलिए जावा हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो आप सबके लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल है यहाँ पे कि मान लीजिए हमें एक एटीएम या फिर एक नेट बैंकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना हो थ्रू कोड। तो नेट बैंकिंग में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें मनी डिपॉजिट करना है, तो ऑनलाइन आपके पास इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन हर एक घंटे में होते रहते हैं। तो आपको पता भी नहीं है, कुछ लाखों में या फिर करोड़ों में हर एक घंटे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो मान लीजिए जो भी उस वेबसाइट को संभाल रहा है और जब कोई बंदा आता है और वो मनी डिपॉजिट करना चाहता है और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ हजार लाइंस ऑफ कोड है, तो क्या आप वो हजार लाइंस ऑफ कोड हर एक बार लिखोगे जब भी ये बंदा डिपॉजिट करना चाहेगा? तो ये काफी मुश्किल टास्क है। मतलब इतना ज्यादा कोड, हजार लाइंस ऑफ कोड जब भी कोई डिपॉजिट करना चाहे, और वो बहुत ज्यादा कोड है। तो अब आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे। तो आप डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बनाओगे जहां पे आप वो हजार लाइंस ऑफ कोड पहले ही लिख दोगे। तो अब आपके पास ये फंक्शन तैयार है। तो अब जब भी कोई डिपॉजिट करना चाहेगा तो आप बस उस फंक्शन को इन्वोक करोगे। तो बस आपको एक वन वर्ड ऑफ कोड लिखना पड़ेगा डिपॉजिट, और वो वन वर्ड ऑफ कोड जो है उसमें जो भी लाइंस प्रेजेंट हैं उसको कॉल करेगा। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको विड्रॉ करना हो, तो फिर से अगर 1000 लाइंस ऑफ कोड प्रेजेंट है तो वो 1000 लाइंस ऑफ कोड आप उस विड्रॉ फंक्शन में डाल दोगे। और जब भी कोई विड्रॉ करना चाहेगा आप बस इस फंक्शन को इन्वोक करोगे और ये ऑटोमेटिकली जो भी 1000 लाइंस ऑफ कोड हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब ऐसे ही अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप एक फंक्शन बना दोगे बैलेंस, और उसके अंदर जो भी रिलेवेंट कोड है वो लिख दोगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि फंक्शंस को जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी हमने बस एक ही फंक्शन के साथ डील किया है जो था हमारा मेन फंक्शन, और मैंने आपको बताया है प्रोग्राम का स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स एट मेन एंड एंड्स एट मेन। और बाकी जो भी फंक्शंस हैं तो वो सब जो हैं मेन से कॉल होते हैं। तो अभी हम फंक्शंस का बॉडी समझते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स समझते हैं। तो ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे स्पार्टा। फिर फंक्शन का रिटर्न टाइप है, यहाँ पे वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक का मतलब कि ये पब्लिक फंक्शन है, कोई भी इसको कहीं से भी कॉल कर सकता है। और स्टैटिक मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए। और ये फंक्शन का टास्क है, ये बस प्रिंट कर रहा है कि दिस इज स्पार्टा। तो ये जो देख रहे हो आप, ये एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, मतलब इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स भेज नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शंस के बीच में वो डिफरेंस है, यहाँ मैं कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा हूँ और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है ऐड, और फिर से ये पब्लिक स्टैटिक है और ये दो पैरामीटर ले रहा है, इंट num1 इंट num2, और ये फंक्शन इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। तो अब मैं इन दोनों को एक्लिप्स में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इन सभी को यहाँ से हटा दूंगा। तो जो भी आप फंक्शन लिखते हो अपार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन, तो वो आपके क्लास में आएंगे। तो हमने क्लास ऑलरेडी बना रखी है, आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो आपके क्लास में आएंगे और वो आपके मेन का पार्ट नहीं होगा। तो आप जो भी फंक्शन लिखोगे अपार्ट फ्रॉम योर मेन फंक्शन, तो वो मेन के
नीचे या फिर मेन के ऊपर होगा, बट वो मेन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो एक अलग फंक्शन है। तो अभी मैं अपना पहला फंक्शन लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफाई लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप होगा वॉइड और इसका नाम है स्पार्टा। फिर मैं इसका बॉडी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसका टास्क क्या है फंक्शन का, तो ये इसका टास्क है। अब बस हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println और ये प्रिंट करेगा दिस इज स्पार्टा। तो ये फंक्शन तो मेरा बन गया है। तो इसको डिफाइन तो कर लिया हमने, अब इसको कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कॉल जो है इसे हम मेन फंक्शन से करते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, एक ब्रैकेट दूंगा और एक सेमीकोलन दूंगा। तो इस तरह से मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से इन्वोक कर रहा हूँ। तो अब मैं इसे रन करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास रिजल्ट आया है दिस इज स्पार्टा। तो ये हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अब इसी तरह हम अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ काम करते हैं। तो अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा दूंगा। तो अब जो मेरे फंक्शन का नाम है वो है ऐड और इसका एक रिटर्न टाइप होगा जो कि होगा वॉइड। तो ये होगा स्टैटिक फंक्शन और ये ऑल्सो एक पब्लिक फंक्शन होगा। तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड जो कि फंक्शन का नाम है और मैंने इसको यहाँ पे बॉडी दे दिया है। तो अब ये क्योंकि एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है तो मुझे दो पैरामीटर डालने पड़ेंगे, पहला int num1 एंड दूसरा int num2 और मुझे जो भी रिजल्ट है वो बस प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो system.out.println मैं प्रिंट कर रहा हूँ num1 प्लस num2। तो अब जो है ये फंक्शन बन गया है, बस अब मुझे इसे इन्वोक करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख देता हूँ और इसमें मुझे दो वैल्यू भेजने पड़ेंगे। तो ये जो वैल्यूज हैं num1 और num2 तो मैं यहाँ पे इसे फास्ट कर रहा हूँ। तो 5 जो है num1 में जाएगा और 10 जो है num2 में जाएगा और मैं इसके अंदर 5 प्लस 10 करूंगा जो कि हो जाएगा 15। तो जैसा कि आपने देखा रिजल्ट हो गया है 15। तो अब एक बार इसे चेंज करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर -4 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ और अब हम इसे रन करेंगे। तो रिजल्ट आया है 96। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स हो गए फंक्शंस के। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के साथ कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा ऐड फंक्शन है और हमने एक पहले भी ऐड फंक्शन बनाया था। तो अब देखते हैं कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अभी हमने जो ऐड फंक्शन बनाया था उसका रिटर्न टाइप था वॉइड और वो एक स्टैटिक फंक्शन था। तो अभी हम एक ऐड फंक्शन बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप है इंट और ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर इसको इन्वोक करना है हमें इसे एक ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करना पड़ेगा। तो इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस फंक्शन का नाम है ऐड, इसका रिटर्न टाइप है इंट और ये फिर से दो पैरामीटर ले रहा है num1 और num2 और इन दोनों पैरामीटर को ऐड करना पड़ेगा यानी num1 प्लस num2। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने num1 और num2 को बस ऐसे ही ऐड करके प्रिंट कर दिया था। तो अब हम इसको ऐड करके और एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल का नाम रिजल्ट रखेंगे और उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे बल्कि हम उसको रिटर्न करेंगे यहाँ पे। तो ये जो वैल्यूज हैं तो इन वैल्यूज को हमने स्टोर किया है और स्टोर करने के बाद जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अब रिटर्न कहाँ कर रहे हैं, तो रिटर्न जो है जो भी इसको कॉल कर रहा है हम वहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो हम एग्जीक्यूशन अभी मेन से समझते हैं क्योंकि जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है और मेन से ही एंड होता है। तो अभी समझते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें इस ऐड मेथड में दो वैल्यूज पास करने हैं तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए हैं। 10 x में पास कर रहा हूँ और 20 जो है मैं y में पास कर रहा हूँ और 10 को यहाँ पे मैं x में पास करूंगा जो ऐड है यहाँ पे। तो x यहाँ पे पास कर रहा हूँ और y यहाँ पे पास कर रहा हूँ और क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न करता है और ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो मुझे इसे एक ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा क्लास है टेस्ट प्रोजेक्ट, तो ये मेरा मेन क्लास है। तो इस मेन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो टेस्ट प्रोजेक्ट obj इज इक्वल टू न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ऑफ द क्लास टेस्ट प्रोजेक्ट। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को इन्वोक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया obj.add और ऐड के अंदर मैंने x और y पास कर दिया है। तो जब मैंने x और y पास कर दिया तो ये जो 10 है ये num1 में जाएगा और 20 जो है num2 में जाएगा। फिर 10 प्लस 20 होगा जो कि 30 है
और वो 30 का जो रिजल्ट है वो रिटर्न होगा, तो 30 को रिटर्न कर रहे हैं और जो भी रिटर्न होगा यहाँ पे तो उसको हम गेट रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो 30 इज स्टोर्ड इन गेट रिजल्ट नाउ, फिर उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो 30 फिर system.out.println जो रिजल्ट हमें यहाँ पे रिटर्न मिला है तो उसको हम प्रिंट कर देंगे और फाइनल वैल्यू हो जाएगा 30। तो दोस्तों अब हम थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको जावा में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब ये जो मेरा पहला वाला ऐड मेथड था उसको मैं हटा देता हूँ। तो मुझे एक ऐड मेथड बनाना है जो कि 2 पैरामीटर लेगा, int num1 और int num2। फिर मुझे इसका रिटर्न टाइप डालना पड़ेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और ये एक पब्लिक मेथड है। फिर मुझे इसका बॉडी इनिशियलाइज करना है, तो ये num1 और num2 दोनों को ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा num1 प्लस num2 और मैं इसको स्टोर करूंगा एक नए वेरिएबल में और मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा int result। तो ये मेरा रिजल्ट तैयार हो गया है, मुझे बस इसको अभी रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न ऑफ रिजल्ट। तो ये मेरा ऐड मेथड यहाँ पे तैयार हो गया है। तो क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड नहीं है और मुझे इसको इन्वोक करना पड़ेगा, तो मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले मैं इस क्लास का नाम लिख देता हूँ जो कि है टेस्ट प्रोजेक्ट। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ obj, फिर न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट लिखूंगा। तो बेसिकली मैं एक नया ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है obj। तो अभी मुझे अगर इस मेथड को इन्वोक करना है तो obj से इन्वोक करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो मेरे पास x है जिसमें मैं स्टोर करूंगा 10 और मेरे पास y है जिसमें मैं स्टोर करूंगा 20। तो x और y यहाँ पे तैयार हो गए हैं और फिर मुझे obj.add करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं x और y पास कर दूंगा। तो x और y मैंने यहाँ पे पास कर दिया है इसके अंदर, और ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा तो उसको मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं उसको स्टोर करूंगा गेट रिजल्ट में। तो मैंने रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब मुझे बस इसके बाद इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा system.out.println और मुझे जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको प्रिंट करना पड़ेगा जो कि है गेट रिजल्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आया है 30। तो दोस्तों अब एक काफ़ी फेमस मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं और मुझे उन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू स्वैप करने हैं। तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए a और b, और इनिशियली 10 इज स्टोर्ड इन a एंड 20 इज स्टोर्ड इन b, और मुझे दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है। मतलब 10 जो a में था उसको मुझे 20 बनाना है और 20 जो b में था उसको मुझे 10 बनाना है। तो अब ये जो है ये उसका कोड है। तो पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो है 2 पैरामीटर ले रहा है a और b। फिर इसके अंदर जाएंगे और हम पहले प्रिंट कर देंगे कि इनिशियल वैल्यू क्या था। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इनिशियली a था ये और b था ये। उसके बाद हम चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहे हैं c। तो इनिशियली जो a में था उसको हम c में स्टोर कर देंगे। तो मान लीजिए a में 10 स्टोर था तो अब 10 स्टोर हो जाएगा c में। फिर a में हम b का वैल्यू स्टोर करेंगे। तो b में जो 20 स्टोर था अब a में हो जाएगा 20। फिर हम b इक्वल टू c कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जो c में 10 था तो 10 को लेके हम b में स्टोर कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हमारे पास a में 20 हो गया है और b में 10 हो गया है। तो इनिशियली a में 10 था और b में 20 था, और स्वैप करने के बाद a में 20 हो गया और b में 10 हो गया। और फिर हम प्रिंट कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग a इज दिस एंड b इज दिस। तो हमें वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग मिल जाएंगे और आफ्टर स्वैपिंग मिल जाएंगे। तो इसको भी दोस्तों हम लोग एक्लिप्स में जाके समझते हैं। तो दोस्तों अब मैं इन सभी चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मुझे एक नया मेथड बनाना है जिसका नाम है स्वैप, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए ये वॉइड है, और ये एक स्टैटिक मेथड है और ये एक पब्लिक मेथड भी है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देता हूँ। तो अब ये जो मेरा मेथड है ये यहाँ पे बन गया है एंड ये 2 पैरामीटर लेगा। तो अब पहला पैरामीटर जो है int num1 और दूसरा पैरामीटर जो है int num2। तो मेरे 2 पैरामीटर यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इनिशियल वैल्यू प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे system.out.println, और मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग r, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज num1। तो ये अभी तक हमने नहीं देखा है। तो ये लेस जो है
हम इसे एक वेरिएबल और स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम बस या तो एक वेरिएबल प्रिंट आउट कर रहे थे या फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट आउट कर रहे थे। तो अगर हमें वेरिएबल और स्ट्रिंग एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर ए, फिर प्लस, फिर num1, फिर num1 में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगा, और फिर से मैं प्लस ऐड कर दूंगा एंड फिर मुझे स्ट्रिंग ऐड करना है यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा a, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर से मुझे b भी लिखना पड़ेगा, तो b इज num2, तो ये मैंने पहले वाले वैल्यूज जो थे वो लिख दिए हैं यहाँ पे। फिर मुझे क्योंकि स्वैप करने हैं तो स्वैप करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है जो कि है c। तो इनिशियली मैं c में स्टोर करूंगा num1, फिर मुझे num1 में स्टोर करना होगा num2 का वैल्यू, फिर इसके बाद मुझे num2 में स्टोर करना पड़ेगा c का वैल्यू। तो ऐसे हमने स्वैप कर दिए हैं। तो स्वैप करने के बाद मुझे बस प्रिंट आउट करना पड़ेगा स्वैप्ड वैल्यूज, तो system.out.println, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर। a इज यहाँ पे प्लस num1 लिख देता हूँ, फिर प्लस यहाँ पे b इज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2। तो ये मेरे वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग और वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये मेथड तो बन गया, अब बस मुझे इसे इन्वोक करना पड़ेगा, और मेथड इन्वोक करने के लिए मुझे वैल्यूज लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इंट a ले लेता हूँ, तो a में 10 स्टोर करूंगा और b में मैं स्टोर करूंगा 20। फिर मुझे बस मेथड को इन्वोक करके ये दोनों वैल्यूज पास करने हैं। तो मैं ये a और b जो हैं इन दोनों में पास कर दूंगा स्वैप a b। तो अब इसे रन करूंगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग आर, a में 10, b में 20, फिर वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग आर, a में 20 और b में 10। तो दोस्तों अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। तो ऐसे काफी सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हों जिनका नाम सेम हो। तो ये तो हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं, बट आप जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हो, रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो, तो आपका जो कोड होगा वो लाखों लाइंस ऑफ कोड होगा वहाँ पे, और उन लाखों लाइंस ऑफ कोड में बहुत सारे केसेस में आपका मेथड का नाम सेम रहेगा। तो अगर अभी आपका मेथड का नाम सेम है तो फिर प्रॉब्लम होगा जावा के कंपाइलर को समझने में कि कौन सा मेथड क्या कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। तो अभी आपको सेम मेथड यूज करना है, मतलब जिन मेथड्स का नाम सेम है। तो अब कंडीशन ये है कि जो भी पैरामीटर्स जा रहे हैं इन दोनों मेथड्स में, तो या तो पैरामीटर्स अलग होना चाहिए या फिर रिटर्न टाइप अलग होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक कंडीशन जो है ट्रू होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनका नाम है एरिया। तो पहला जो मेथड है वो हमें रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, और जो दूसरा जो मेथड है वो हमें सर्कल के मेथड को कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो पहला मेथड दो पैरामीटर ले रहा है n1 एंड n2, एंड सेंस रेक्टेंगल का एरिया जो है n1 इंटू n2 होगा, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। तो मान लीजिए ये लेंथ का वैल्यू है और ये ब्रीथ का वैल्यू है, तो आप n1 इंटू n2 करोगे तो आपको एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का, जो कि आप रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे, और ये जो है ये इंटीजर टाइप है। फिर अगर आपको इसी तरह सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने लिया है इंट n, फिर इंट n लेने के बाद आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा 3.14 n इंटू n, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14 है, r इंटू आर, n सेंस ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो 3.14 के बाद आप f लिखोगे, एंड क्योंकि ये पूरा रिजल्ट फ्लोटिंग टाइप है तो आप रिटर्न कर रहे हो एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को। तो दोस्तों अब हम इसे एक्लिप्स में चलकर भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं अभी इन सभी को यहाँ से हटा देता हूँ और मुझे अब दो नए मेथड्स बनाने हैं। तो मुझे अभी पहला मेथड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एरिया, और ये दो पैरामीटर ले रहा है। पहला पैरामीटर हो जाएगा मान लीजिए n1 और दूसरा हो जाएगा n2, और ये जो है एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है, तो मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप है इंट, और इसके अंदर मुझे बस बॉडी को डालना पड़ेगा। तो ये एरिया कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट रिजल्ट n1 इंटू n2, जो कि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। फिर मुझे बस इसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला मेथड हो गया है, और अब मुझे दूसरा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो कि है फिर से एरिया।
तो अब यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस मेथड का नाम और इस मेथड का नाम सेम है। तो मैं इसे अलग करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ और इसका रिटर्न टाइप फ्लोट होगा और ये फिर से एक पब्लिक स्टैटिक मेथड है। और फिर मैं इसकी बॉडी में जो भी डिटेल्स हैं वो लिखूंगा। फिर ये हो जाएगा इंट रिजल्ट। और मुझे अगर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 3.14 f इंटू n। तो ऐसे मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया है। अब मुझे बस इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न ऑफ रिजल्ट और ये एक्चुअली फ्लोट है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देगा। तो अब हमारे दोनों मेथड्स तैयार हो गए हैं और अब मुझे बस इन दोनों को इन्वोक करना पड़ेगा मेन मेथड से। तो सबसे पहले मैं जो वैल्यूज हैं उनको इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेंथ लूँगा और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 10 और उसके बाद मैं ब्रेथ लूँगा और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 50। और अब मुझे रेडियस की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लूँगा। तो फ्लोट r इक्वल टू और मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ 2.5 f। तो अब यहाँ पे मेरा लेंथ, ब्रीथ और रेडियस तैयार हो गया है और अब मुझे बस इन वैल्यूज को पास करना पड़ेगा दो एरिया मेथड्स में। पहला एरिया मेथड हो गया है यहाँ पे, ये मान लीजिए इसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके अंदर मैं पास करूँगा 10 और 50 और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको स्टोर करूँगा इंट और इसका नाम मैं लिखता हूँ रेक्टेंगल एरिया। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल r में इसके रिजल्ट को स्टोर कर दिया है। और ऐसे ही मुझे अगर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो मैं इस मेथड को इन्वोक करूँगा और इसके अंदर मैं पास करूँगा r। तो अब यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये इंटीजर टाइप पैरामीटर लेगा, बट मैं इसको चेंज करके फ्लोटिंग टाइप में लिख देता हूँ। तो ये जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा और मुझे बस इसको स्टोर करना पड़ेगा किसी चीज़ में। तो मैं इसको लिखूंगा फ्लोट ऑफ सर्कल एरिया और ये रिजल्ट को मैं इसमें स्टोर करूंगा। तो अब मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया स्टोर हो गया है और अब मुझे बस इन दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा system.out.println एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एंड मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एरिया को प्रिंट कर दूंगा। और इसी तरह अगर मुझे सर्कल का एरिया प्रिंट करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा system.out.println एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल इज सर्कल एरिया। फिर अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं जो कि हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 500 और द एरिया ऑफ सर्कल इज 19.625। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे फंक्शंस जावा में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।